नंबर जो है हमारा 43, क्वेश्चन नंबर 42 एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये छूट गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में बताइए। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं होता, यह भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 उप प्रधानमंत्री का प्रावधान करता है, काहे को करेगा? भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। एक प्रकार से पॉलिटिकल पोस्ट है, लोगों को खुश करने के लिए। जहां तक आर्टिकल 282 की बात है, तो 282 यह कहता है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्यों को अनुदान देगी। आपने देखा होगा बजट 2024-25 में बिहार सरकार को लगभग 55,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, याद रखिएगा। अनुदान को लौटाना नहीं होता है केंद्र को, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से पहला दूसरा सही और तीसरा गलत है, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट 43 कहता है कि भारत में अब तक कुल कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल, कितने ऐसे प्रधानमंत्री, जैसे मिस्टर मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पहले साहब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो एक तो मोदी हो गए, 6 प्रधानमंत्री थे। हाँ एक तो मोदी हो गए, हाँ एक तो मोदी हो गए, दूसरा देवगौड़ा। एलजी देवगौड़ा। हाँ म्यूट कर दीजिएगा राकेश जी, आवाज आ रही है। तो दूसरा कौन? देवगौड़ा, जो 94 से 96 के बीच में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके पहले कर्नाटक का मुख्यमंत्री थे। तो 2 हो गया। तीसरा बीपी क्या कहता, नरसिम्हा राव ऑलरेडी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। 17 भाषा का ज्ञाता थे, याद रखिएगा। चौथा बीपी सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने, इसके पहले यूपी का मुख्यमंत्री थे। पांचवा चौधरी चरण सिंह यूपी का मुख्यमंत्री थे और ऑलरेडी 79 में प्रधानमंत्री बने हैं। और मोरारजी देसाई ऑलरेडी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, 1977 में प्रधानमंत्री बने। तो 6 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी न किसी राज्य में मुख्यमंत्री थे। तो उत्तर हो जाएगा 6। कौन कौन, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर ध्यान देंगे आप कि मोरारजी देसाई हो गए, और चौधरी चरण सिंह हो गए, बीपी सिंह हो गए, नरसिम्हा राव हो गए, देवगौड़ा हो गए और मिस्टर मोदी हो गए। तो ये 6 लोग ऐसे हैं साहब जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, क्या निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही। जैसे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना देना, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना देना, एक प्रकार से ऑलरेडी संतुष्टि के अलावा कुछ है नहीं, याद रखना है। ये लोग मंत्री ही होता है, खाली कहने को है उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इसको कोई विशेषाधिकार होता नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक निर्णय है, पॉलिटिकल डिसीजन है ये, ताकि भोली भाली समर्थक को खुशफहमी में रखा जा सके। और दूसरा क्या कहता है,
वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। काहे को करेगा? एकदम नहीं करेगा। तो इसलिए बिल्कुल सही है। और अगर मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को उस कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाए, उसमें वो विशेषाधिकार यूज कर सकता है कि नहीं, उप प्रधानमंत्री और उप एकदम नहीं करेगा, याद रखिएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मंत्री के रूप में शपथ लेता है, याद रखिएगा। उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो मंत्री के रूप में शपथ लेता है। क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री का कोई पदे नहीं है। और यदि मुख्यमंत्री मर गया, प्रधानमंत्री चला गया, इसका मतलब मंत्रिमंडल को भंग करना होगा, ध्यान रखिएगा। एक्टिंग पीएम कुछ देर के लिए बनाया जा सकता है, चाहे उप प्रधानमंत्री को बना दे कि आप ही एक्टिंग पीएम बनिए, जब तक चुनाव नहीं होता है तब, है ना। तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार ऐसा होता है। राकेश जी समझ गए? चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 44 का ये हो गया। 45, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है, उसके बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना बिल्कुल करेगा। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है, मंत्रिमंडल जो बैठक होगी जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, उसकी कार्यसूची क्या होगा, विषय सूची क्या होगा, ये सेक्रेटेरिएट तय करता है, सेक्रेटरी लोग तय करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में। दूसरा, मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालयी सहायता, बिल्कुल सही बात है। जो भी कैबिनेट कमेटी होता है उसको सहयोग करेगा सचिवालय, सहयोग करेगा। और तीसरा, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करेगा। चलिए बताइए इनमें से कौन सही होगा, कौन गलत होगा, जल्दी से। राकेश कुमार, तीसरा सही है या गलत? एक मिनट सही है। तीनों सही है। और तीनों सही है राकेश कुमार। नो सर, हम डाउट। सर आवंटन मतलब? हाँ अब सुनो, अब मतलब ध्यान से दिया सुन। जाना, किसी को मंत्रालय दिया हाँ जाना। हाँ, अब ध्यान से सुनना। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। मंत्रालय को यार वित्तीय संसाधन का आवंटन कौन करेगा? ये वित्त मंत्रालय करेगा। वित्त मंत्री यह करता है, वित्त मंत्री यह करता है कि शिक्षा विभाग को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, रक्षा विभाग को कितना पैसा देना चाहिए, और एक प्रपोजल तैयार करता है, प्रस्ताव तैयार करता है। यही बजट है और यही वित्त मंत्री पेश करता है। तो तीसरा का काम वित्त मंत्रालय का है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय का। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही, और तीसरा के जगह पर कर देंगे आप वित्त मंत्री। इसे ध्यान में आप रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गहन समझ पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। चलो, तो ऑलरेडी पहला दूसरा बिल्कुल सही, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका शी। अगला पॉइंट 46 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का चर्चा है? तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करेगा तो आर्टिकल 93 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 90 क्या कहता है? आर्टिकल 90 कहता है कि राज्यसभा में जो उपसभापति होगा उससे संबंधित यह अनुच्छेद है। उसका कार्य क्या होगा, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, ये सारा 90 में चर्चा है।
197 क्या कहता है जी? 97 कहता है, 197 कहता है कि विधान परिषद को धन विधेयक के अलावे सामान्य विधेयक में क्या अधिकार है? सामान्य विधेयक को कितना दिन रोक सकता है विधान परिषद मैक्सिमम? कौन बताएगा? 6 महीना सर। कौन बताएगा? जल्दी से, शान बताओ। सर 6 महीना। सर याद 6 महीना याद रखना है कि या कि, 14 दिन कि नहीं, 6 सामान्य महीने सामान्य 14 दिन विधेयक, तक रखता है, उसके बाद उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। याद कितना दिन तक 14 दिन। याद रखना है? 14 दिन तक सर। हाँ, सुनिए सुनिए ध्यान से। अरे धन विधेयक, वित्त विधेयक के मामले में 14 दिन है, मैंने सामान्य विधेयक की बात किया। सामान्य विधेयक को एक बार तो 3 महीना रख सकता है और दोबारा 1 महीना रख सकता है, यानी सामान्य विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम 4 महीना रोक सकता है, उसके बाद उसको पास मान लिया जाता है, याद रखिएगा। तो धन विधेयक में कितना? 14 दिन। सामान्य विधेयक में कितना? 4 महीना। अभी हमने इन कॉलेज में, बिहार स्पेशल में, बिहार पॉलिटी में ये चीज पढ़ाया था, याद रखिएगा मिस्टर शान कुमार। चलो, तो बी क्लियर हो गया। डी क्या कहता है? 226 कहता है कि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 तरह का रीट जारी करेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संरक्षक की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रखा गया है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट को यह पावर है, यह ध्यान में रखिएगा। तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 47 कहता है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन से सही है? आज सरस्वती जी भी जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। चलो, तो निम्नलिखित में से राज्यसभा विषय के बारे में कौन सही है? तो पहला, यह भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को हम भंग नहीं करेंगे, ये स्थायी सदन है, ये लोकसभा की तरह अस्थायी नहीं है, याद रखना है, जिसे 5 साल में भंग कर दिया जाता है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि यह अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। काहे का 6 वर्ष? जब अस्थायी होता है तो सदन काहे का पर 5 वर्ष होगा। जहां तक इसके सदस्यों की बात है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। तो दोनों तरह से ये गलत हो गया। इस आर्टिकल के तहत सर, इस आर्टिकल आर्टिकल के तहत 6 वर्ष होता कार्यकाल इनको। आर्टिकल होगा ऑलरेडी, वो चलता है आपको 80 के बाद चलेगा, समझ गए ना? 80 के बाद चलेगा, ठीक है। 80 हो गया, 81 हो गया, तीसरा से शुरुआत होता है 78 से, समझ गए? चलिए, तो इस प्रकार 79 से संसद 79 80 हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, लोकसभा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। 79 हो गया, 80 हो गया, 81, ये सारे जो है ना, आपको संसदीय प्रणाली है, याद रखिएगा। चलो, तो राज्यसभा का वर्णन, लेकिन हमको कहना कि इसमें मतलब 6 वर्ष कार्यकाल होता है, इनको विघटन नहीं, ये किस आर्टिकल में वर्णन है? ये पर्टिकुलर ये किसी पूछना है। हाँ, ये पर्टिकुलर किसी आर्टिकल में होगा, है ना? चलिए, तो ऑलरेडी ये जो है हमारा, ये 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत हो गया। क्यों? कि कार्यकाल को भी लें, सदस्यों के कार्यकाल को भी लेंगे तो 6 साल होगा, याद रखिएगा। कितना? 6 साल। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। चलो, चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु के नहीं होंगे। काहे नहीं होंगे? कम से कम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष नहीं, याद रखना है। तो पहला सही हो गया। पहला क्या है? आपको सही है, भंग नहीं किया जा सकता है। तीसरा सही है,
दूसरा और चौथा क्या होगा? गलत होगा, याद रखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 48 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर त्याग नहीं करता है। अपने पद पर त्याग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो पद का त्याग नहीं करता है, याद रखिएगा। वो नए जब तक सदन नहीं आ जाता है चुनकर, तब तक वो पद पर त्याग नहीं करेगा, याद रखिएगा। नए सदन चुनकर आएगा, फिर प्रोटेम स्पीकर आएगा, याद रखना है। जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वो बना रहता है, यह ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 1 और 2 हो जाएगा, दोनों सही है। 48 का सी है। चलो नेक्स्ट 49, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो कौन नहीं जानता? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखना है। फैक्ट ऑलरेडी इधर उधर से मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या कहता है? डिस्कशन का मतलब कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, याद रखिएगा। फैक्ट तो ऑलरेडी हर जगह हो सकता है। नेक्स्ट 50, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है? देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय विषय घोषित करके राज्य सूची विषय से संबंधित उस पर कानून बना लेगा। कब? जब राज्यसभा ऑलरेडी तैयार होगी तो संसद इस पर कानून बनाएगी, याद रखना है। किस आर्टिकल के तहत? तो 249 के तहत, यह ध्यान में रखिएगा। 236 क्या कहता है जी? जो 236 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है। किसका बात करता है? डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेगा, याद रखना है। और 312 क्या कहता है? 312 अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। और 85 क्या करेगा? 85 के तहत ऑलरेडी लोकसभा अध्यक्ष संसद सत्र, आहुति, अवसान संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है। कैसे बुलाया जाए, कैसे संसद चलाया जाए, इस पर विचार किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड मनी। जैसे हमारा क्या है? जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, छोटे स्तर तक पावर दे देना। वेरी गुड। लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या किया जाता है? धन दिया जाता है, पावर दिया जाता है, और कहा जाता है कि लोकल समस्याओं का समाधान तुम अपने नेतृत्व में करो और अपनी कुशलता को बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ। कल तुम ही विधायक हो, कल तुम ही सांसद बनोगे, कल तुम ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनोगे। आज हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो पहले क्या थे? वो नगर निगम में थे। तो इस प्रकार से लोकल गवर्नेंस में इन लोगों का प्रतिनिधित्व रहा है, तभी यहां शिखर तक पहुंचा गया है। इसका मतलब यह व्यक्ति लोकल समस्याओं को जानता है। इसलिए राष्ट्रपति के भाषण में आप देखिएगा कि सामान्य लोगों का दर्द छुपा होता है, और इसके समाधान के लिए कभी प्रधानमंत्री से, कभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करते हुए देखा जा सकता है
महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये हमारा क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझ जाइए। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का दो स्वरूप है, पहला पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा नगर पालिका। उत्तर हो जाएगा सी, 51 का सी, याद रखेंगे। 52, भारत के संविधान में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो देखो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के तहत सख्त निर्देश है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने राज्यों में पंचायतों का गठन करेगी, और इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी ये ध्यान में रखेंगे, इसका चर्चा आर्टिकल 40 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलो, और स्पष्ट कहता है इसको गठन किया जाए और इसके क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, हमारा टोटल बजट का कितना परसेंट जाएगा, इन सारों पर विचार किया जाए। राज्य वित्त निगम के तरफ से रिकमेंडेशन जाता है कि राज्य सरकार पंचायतों को इतनी पैसा देगी, याद रखना है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। क्वेश्चन 53, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था, याद रखना है। यदि दूसरा राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। और इससे संबंधित कमेटी, बहुत सारी कमेटी है। पूछता है क्या, मेहता समिति का संबंध किससे, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे, तो इसे सिंघवी समिति का संबंध किससे, हनुमंत राव समिति का संबंध किससे। तो बहुत सारी समितियां इससे संबंधित आई है, याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 54, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों की चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, और पंचायतों का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। विधानसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, याद रखेंगे, लेकिन पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। चलो, और आर्टिकल 243 ऑलरेडी 40 अनुसूची 11। सर, पंचायत चुनाव के लिए खर्चा कुछ निर्धारित हो, जैसे विधायक के लिए बढ़ाया कि 40 लाख 28 हो गया, उसी तरह इसका नहीं सर, एकदम ऑलरेडी इसका चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। इसमें आपको चर्चा का व्यवस्था नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कहता है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला, 73वां संविधान संशोधन 2 अक्टूबर 1994 से प्रभावित हुआ। काहे प्रभावित हुआ? 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ, तो ये पहला गलत हो गया।
और ये ग्रामीण जीवन का अंग हो गया, याद रखिएगा, याद रखेंगे। और ऑलरेडी पी के थुंगन समिति इसको संवैधानिक दर्जा दिलवाया। 243 क से लेकर न में इसकी चर्चा है, अनुसूची 11 में इसकी चर्चा है, भाग 9 में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी 11 अनुसूची में पूछेगा पंचायत कितने विषय पर कानून बनाएगा, तो 29 विषय पर बना सकता है, याद रखिएगा। और हाँ, और याद रखेंगे, याद इस बात को रखना है कि 1973 में पूछेगा महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था, तो 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया था, जिसे 2006 में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, यह ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से पहला गलत हो गया। दूसरा, पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है, वेद काल में भी दिखा, चोल काल में भी दिखा है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल, भारत वाला तो त्रिस्तरीय है, कहीं कहीं चतुर्थ स्तरीय और द्विस्तरीय भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 56 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑलरेडी करेगा। दूसरा, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा और 6 महीना पहले इसका चुनाव कराना होगा, ये भी सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायत से नहीं बल्कि नगर पालिका से है, तो गलत हो गया। डी, किसी पंचायत के भंग होने के 6 महीना के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ये भी त्रिस्तरीय होता है, याद रखना है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, याद रखना है। ऑलरेडी इसका चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 क में है, यह ध्यान में रखिएगा। भाग 9 का ये भी ध्यान में रखना है। ये 12वीं सूची में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, कौन बताएगा? स्क्रीन पे ये संख्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए आप लोग। स्क्रीन पे ये संख्या लिखा हुआ है, बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, जल्दी बोलिए। देखिए, हमारा पार्टिसिपेंट की संख्या कितना, 19, तो बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये क्लियर हो गया और 56 का उत्तर हो जाएगा सी। 56 का उत्तर होगा सी, याद रखिएगा। चलो 57, भारत में लागू पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, इसका लक्ष्य गांवों के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। सोशली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस की बात होनी चाहिए, जो संसाधन है उसका समान रूप से वितरण होना चाहिए, विकास में भागीदारी होनी चाहिए, निचले स्तर पर लोगों में कुशलता और क्षमता बढ़नी चाहिए। इनमें राज्य सरकार की 3 श्रेणियां हैं, बिल्कुल सही बात है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी शामिल होते हैं। जिला परिषद में ऑलरेडी कार्य समिति में जो संबंधित जिला होती है उसका सांसद भी शामिल होते हैं, तभी किसी प्रकार का निर्णय होता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। चलो 58, संविधान में पंचायत और नगरपालिका से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ये हुआ 92-93 में, तो कौन बन गया? तो पीवी नरसिम्हा राव थे साहब। तो पीवी नरसिम्हा राव जून 1991 से लेकर मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। चलो, तो पीवी नरसिम्हा राव याद रखिएगा।
भारत का प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन? तो पीवी नरसिम्हा राव। भारत का प्रथम साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन? तो नरसिम्हा राव। यह ध्यान में रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 59। चलिए हम लोग और 15 मिनट डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नहीं, 58 क्लियर है। 59 भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार कीजिए। पहला, वह भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। बिल्कुल सही है ना, याद रखना है। इन्होंने कहा कि भेदभाव समाप्त होनी चाहिए, याद रखना है। इनका स्टेटमेंट था कि जिस वर्ग में यदि कोई जन्म लिया है तो ऐसा नहीं कि वही काम करे। जैसे धोबी में जन्म लिया जाति में, तो ऐसा नहीं कि सब दिन वो कपड़ा धोते रहे। चमार में जन्म लिया तो ऐसा नहीं कि जूता सीता रहे। ग्वाल में जन्म लिया तो ऐसा नहीं कि भैंस चराते रहे। अरे वो अपना कार्य शैली वो चेंज कर सकता है, याद रखिएगा। तो ये बड़े कड़ा विरोध करते थे, ठीक है ना, कि जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर सारी चीजों का निर्धारण होनी चाहिए। जिसमें जितना योग्यता है वो अपना किला साबित करे। और अंबेडकर भी आपने देखा कि ऑलरेडी चमार जाति से थे, लेकिन वो आज ब्राह्मणों को भी फेल कर दिया है। उनकी विद्वता, क्षमता, प्रतिभा आज ऐसी स्थिति है कि पूरे देश को कानून संचालन का ऑलरेडी नेतृत्व उन्होंने किया और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो, तो पहला सही है। दूसरा, अंबेडकर महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। यही तो गलत है। और गांधी का समर्थक वो नहीं थे, याद रखिएगा। वो जो गांधी और अंबेडकर जो समझौता हुआ था, पूना समझौता, उसे भी बेचारा 1940 में जाकर स्टेटमेंट है अम्बेडकर का कि बेकार हम समझौता किए, नहीं करना चाहिए था, भारी दबाव में मैं आ गया। इसका मतलब है कि बहुत सारे विचारों पर अंबेडकर और गांधी के बीच में जबरदस्त मत भिन्नता थी। गांधी एक तरफ इमोशनल थे, लेकिन अंबेडकर एकदम दलितों को उत्थान के लिए, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और विवेकशील रहे। और हमेशा इन्होंने विवेक बुद्धि का काम किया कि कैसे निचले तबके को आगे ले जाया जाए, याद रखिएगा। इन्हीं का स्टेटमेंट है कि यदि किसी जाति को मजबूत बनाना है तो उसको राजनीतिक सत्ता सौंप दो। और आज के समय में कितना प्रासंगिक है, याद रखिएगा कि किसी जाति का ऑलरेडी कोई पद पे चला जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ये जातीय स्थिति है समाज में जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि टिकट बंटवारा भी इस आधार पर किया जा रहा है, मंत्री पद भी इसी आधार पर दिया जा रहा है। ये सारे को समझने की आवश्यकता है और देश से इन सारी चीजों को धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता है। चलो, तो उत्तर हो जाएगा 1, दूसरा गलत हो गया। 60 भारत की इस उद्देशिका में प्रयुक्त में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम सजाइए। क्या क्रम है? पहले क्या आया? तो पहले क्या आया? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य। पहले क्या आया? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। बगल में लिख लीजिएगा PSPLG, लिख लीजिए PSPLG। P से प्रभुत्व संपन्न, S से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्षता, L से लोकतांत्रिक और G से गणराज्य। PSPLG याद रखना है, शॉर्ट में याद रहेगा। चलो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया? कि हमारा देश संप्रभु है, यानी इस देश से संबंधित जो भी नीति निर्णय किया जाएगा वो यहाँ के लोगों के द्वारा होगा, न कि अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा।
पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया कि यहाँ हर धर्मों को समान माना जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। समाजवादी का मतलब हो गया कि भारत में जितने सारे संसाधन है उस पर सभी लोगों का अधिकार होगा, कोई एक लोगों का नहीं। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया यहाँ का जो शासन प्रक्रिया है उन लोगों के द्वारा संचालित किया जाएगा जो जनता के द्वारा चुनकर आएंगे, तो ये लोकतांत्रिक हो गया। गणराज्य का मतलब हो गया यहाँ का राष्ट्र प्रमुख वही व्यक्ति होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना आएगा। जैसे आज वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वही चुनकर भेजता है राष्ट्रपति को। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 60 का क्या हो जाएगा जी? डी, याद रखिएगा। चलो 61 कहता है कि राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। काहे को प्रसारण मंत्री रहेंगे? अरे राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। गृह सूचना प्रसारण किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। काहे को रहेंगे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा का अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। गलत बात है, ये भी गलत हो गया। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही है ना? ये जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ये बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना है। चलो, तो उत्तर हो जाएगा केवल 4। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर लीजिए। पहला, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नो। एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, तो गलत हो गया। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। तीसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना कब किया था? कौन बताएगा? 1952 सर। कौन बताएगा? राकेश कुमार। सर 1952 में नहीं हुआ था क्या? याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना 1950 में किया था और इसी का नाम चेंज करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। याद रखिएगा। अर्थात बीजेपी की स्थापना कब हुआ? तो 1980, जिसका पुराना नाम क्या था? जनसंघ। याद रखिएगा। चलो, तो ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी दूसरा सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का सी। 62 का क्या हो जाएगा? सी। अगला पॉइंट 63 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को बोला जाता है। उन पे जिम्मेदारी थी कि भारत का संविधान का स्वरूप कैसा होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, ये सारी जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 63 का ये याद रखेंगे। 64, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया,
पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी याद रखेंगे। देखो, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। उसी के रिकमेंडेशन पर ऑलरेडी ये संविधान संशोधन हुआ और इसे लघु संविधान कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी मौलिक कर्तव्य जो हमारा है इसी के तहत जोड़ा गया है भाग 4 का में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 का ध्यान में रखना है। और इसी में राष्ट्रपति को क्या कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए आप बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए आप बाध्य हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 याद रखिएगा। चलो, और उसी के लेकर आज झगड़ा चल रहा है कि नहीं, धर्मनिरपेक्षता हटाओ, समाजवाद हटाओ, सिर्फ अखंडता रहने दो। चलो, क्यों? क्योंकि आपातकाल में ये ऑलरेडी ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 65। भारत के चुनाव आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। एकदम कराया जाता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा भी है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। कहता क्या है कि देखो, चुनाव आयोग जो है क्या है? चुनाव आयोग 1993 में मात्र एक सदस्य था। कितना? एक सदस्य। और इसमें जो भी बनेगा उसका कार्यकाल क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होगा उसका कार्यकाल होगा 62 वर्ष, याद रखना है। और इसका जो वेतन दिया जाएगा भारत के संचित निधि से, ये भी ध्यान में रखेंगे। महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा 324 में है। और गोवा ऐसा राज्य था जहां पर चुनाव में फर्स्ट ईवीएम का यूज किया गया था, याद रखिएगा। फर्स्ट ईवीएम का यूज किया गया था, यह ध्यान में रखना है। और पहला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 65 का। 65 का 1 सही है। दूसरा इसलिए सही नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। 66 कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार, याद रखिएगा। जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह ध्यान में रखना है। तो 1 का 2 हो जाएगा। दूसरा, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसका मतलब SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व हो गया। तीसरा, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, यानी सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का आजादी। देखिए पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता खुली कितना है कि प्रशांत किशोर एक पार्टी बना लिया और चुनाव आयोग उसे चुनाव चिन्ह दे दिया। ये हमारे खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। ऐसा नहीं कि मिस्टर मोदी जी दबा दे, नीतीश कुमार दबा दे प्रशांत किशोर को, ऐसा नहीं होगा भारत में।
याद रखिएगा। चलो डी, एक मत और एक मोल, बिल्कुल सही बात है। एक मत का जो है वैल्यू ऑलरेडी सब बराबर होगा, चाहे अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, दोनों वोट का इक्वल वैल्यू है, याद रखिएगा। यानी हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, याद रखिए। चलो तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 66 का क्या होगा? ए। 67 आइए, भारतीय संविधान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1989 में, याद रखिएगा। और राजीव गांधी ऑलरेडी इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके बेहद प्रयास से 326 आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ और 21 वर्ष से घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया। उस प्रधानमंत्री कौन? मिस्टर राजीव गांधी, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी तो बेचारी 64 में चली, क्या कहता है, 84 में चली गई। जवाहरलाल नेहरू बेचारे चले गए ऑलरेडी 64 में। अटल बिहारी वाजपेयी तो लगता है प्रधानमंत्री ही बने थे आपको 96 में, 13 दिन के लिए, फिर 13 महीना के लिए, और फिर अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। चलो तो ऑलरेडी आपका उत्तर हो जाएगा 67 का बी। अगला पॉइंट 68, भारत सरकार प्रमुख जिम्मेदारियां में शामिल है क्या? नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। अभी आप देखे होंगे पुलवामा में घटना घट गई, 26 लोग मारे गए, उसका बदला भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने, हमारी सेना ने किस तरह लिया है, सारा विश्व देखा है। इसका मतलब कि लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, अन्यथा 26 के बदले हम 260 भी ले सकते हैं। चलो तो आतंकवादियों को एक संदेश दिया गया और वो सरकार को संदेश दिया गया जो आतंकवादी को मदद करता है कि दोबारा ऐसा ना हो, और इस तरह का आतंकवादी गतिविधि को युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया है। अभी ये हमारा ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो स्टे किया गया है, कुछ देर के लिए उसको ठहराया गया है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भी हमारा पड़ोसी देश है हमारे प्रति क्या आचार विचार रखता है। यदि पुलवामा जैसा विचार होगा, याद रखिएगा, तो फिर मामला गड़बड़ है, याद रखिएगा। चलो तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हमारा नागरिक सुरक्षा बिल्कुल जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, सेना, पुलिस, न्यायालय को संगठन विकास करना, बिल्कुल सरकार सेना का भी विकास करेगी। इसलिए हमारा रक्षा बजट जानते हैं कितना है? लगभग 6,83,000 करोड़ के आसपास है, याद रखिएगा, हमारा रक्षा बजट है। पुलिस का भी हमने जबरदस्त विकास किया है। बिहार सरकार जबरदस्त पुलिस की बहाली लेकर आ रही है और बिहार एक रिकॉर्ड बना चुका है कि बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट में महिला भर्ती, महिला पुलिस 25% से अधिक है, जो भारत में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। यानी भारत में सर्वाधिक महिला पुलिस कहां? तो बिहार में। चलो तीसरा, न्यायालय का विकास करेगा। न्यायालय का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। यहाँ भाई भतीजावाद जबरदस्त है। सरकार प्रयास किया कि एनजेएसी आना चाहिए या यहाँ नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए जैसे यूपीएससी लेती है, इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए और विकास करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में। 4 करोड़ तो आपका
ऑलरेडी सिविल कोर्ट में पेंडिंग केस है। और पटना की बात किया जाए तो यहाँ 53 सीट है हाई कोर्ट में, अब 53 में मात्र 35 भरा हुआ है। इस तरह हर राज्य में हर सिविल कोर्ट की स्थिति है, तो जजों की भी प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो न्यायालय का विकास सरकार से अपेक्षा करती है कि तुम हमारा विकास करो, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया जा रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, याद रखेंगे। जैसे शिक्षा पर कुल खर्चा का 6% खर्च करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, और हेल्थ पर 8% करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कर इकट्ठा करना, ये तो खूब कर रही है, टैक्स खूब ले रही है और लेना भी चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा बजट कुल 50 लाख करोड़ का है, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। जहां हम 30 लाख करोड़ टैक्स से प्राप्त करते हैं और लगभग 20 लाख करोड़ हम कर्जा लेते हैं देश को चलाने के लिए हर साल, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी उत्तर हो जाएगा डी। 68 का क्या होगा? डी। 69, भारत सरकार की कार्रवाई में जनहित की ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। बिल्कुल जाएगा। सरकार के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि हमारा उसने मौलिक अधिकारों का हनन किया है, और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट तैयार है। एकदम जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार स्वतंत्रता उस मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है, और वो देखता है कि संविधान का कहां उल्लंघन हुआ, नियम का कहां उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकारों का कहां हनन हो रहा है, ये सारा चीज देखती है। उत्तर हो जाएगा ए। चलो 70, आज हम लोग 75 तक करेंगे, 75 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिदिन सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 जो होता है प्रश्नकाल होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रश्नकाल के बाद 30 मिनट का समय शून्यकाल कहलाता है। यानी जो विषय पहले से निर्धारित नहीं है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये तो लगता है 30 मिनट का नहीं होता, ये 1 घंटा का होता है, याद रखिएगा। शून्यकाल जो होता है 1 घंटा का होता है, और ये नाम जो दिया गया है पत्रकारिता के द्वारा, याद रखिएगा, संविधान के द्वारा नहीं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, शून्यकाल में विचार किए जाने वाले प्रश्न पहले से ही निर्धारित होते हैं। शून्यकाल में जो प्रश्न किया जाएगा वो ऑलरेडी पहले से निर्धारित नहीं होता है, याद रखिएगा। ये एक्सटेम्पोर के रूप में पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखेंगे। तो इसमें उत्तर क्या हो गया? केवल 1 सही है। 71, भारत में अधिकतम एक दिन में कितने प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं? याद रखिएगा, 230 प्रश्न स्वीकार किए जा सकते। एक दिन में कितना प्रश्न? 230 प्रश्न। लेकिन याद रखना है, मान लिया कि कहीं राष्ट्रपति शासन हो, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित राज्य के लिए 25 प्रश्न और जोड़ दिया जाता है अलग से, याद रखिएगा। चलो, तो उत्तर हो जाएगा 71 का डी। 72, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है, वो भी राष्ट्रपति के आदेश से, ये भी ध्यान में रखना है। चलो, दूसरा, राज्यसभा का धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। एकदम नहीं कर सकती है, ना स्वीकार करेगी या नहीं संशोधन करेगी, ये भी ध्यान में रखना है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है, और
लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि यह विधेयक धन विधेयक है। पूछेगा धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो उत्तर हो जाएगा ए 73। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? तो कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वही पारंपरिक विधि वेता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पहला गलत है, याद रखना है। चलो, और ये चर्चा आर्टिकल 124 में चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व का चर्चा है, याद रखिएगा। 174, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित हैं? तो बिल्कुल भारत के संचय निधि से मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन कौन बताएगा हाईकोर्ट का वेतन कहां से मिलेगा? कौन बताएगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कहां से मिलेगा? संचित निधि से। कहां? कौन संचित निधि? कौन संचित निधि? राज्य की, भारत, केंद्र? राज्य के संचित निधि राज्य से सर, संचित विधानमंडल की संचित निधि। क्या बात है सरस्वती, जबरदस्त जवाब दी है, राज्य संचित निधि से, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन बताएगा और ये बताओ, हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसको पेंशन कहां से मिलेगा? राज्य संचित निधि से मिलेगा कि केंद्र संचित निधि से? राज्य संचित निधि से सर, राज्य से। याद रखना है कि जो भी न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे उसको जो पेंशन मिलेगा उसको भारत सरकार देगी, राज्य सरकार नहीं देगी, याद रखिएगा। चलो, तो ऑलरेडी उत्तर क्या हो जाएगा? वो भारत के संचय निधि से। बोलो, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? कौन बताएगा? मैं बता दिया हूं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? सर 2,80,000। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2,75,000। हाँ, 2.5 लाख। 2.5 लाख, सूरज कुमार, बिल्कुल सही। और बताओ, राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2,25,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। लास्ट सवाल, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए भारत में कहां पर वकालत करने का रोक है? सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे वो कहीं भी वकालत नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, सभी पर रोक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। किन्हीं को कुछ कहना है तो बताया जाए। चलो, तो इसका हमने सर 55 का आंसर क्या होगा? 56 55 55 का 57 55। 55 का आंसर होगा ऑलरेडी हमारा ए होगा, ए। और 34 का सर? 34 का हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ए। चलो, तो ठीक है। और इसका हमने क्लास का रिकॉर्डिंग कर लिया है, आप लोग के पास चला जाएगा। चलो, बार बार आप लोग देखिए। आप फोन किए थे?